हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्ट नंबर सेकंड। हमने इससे पहले कंपनी रूल सीखा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या स्टोरी है जिसके बेस पर हमने कंपनी रूल और क्राउन रूल के बारे में पढ़ा। तो उसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी थी कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत की थी, किस तरीके से कौन कौन से एक्ट आए थे जिसके बेसिस पर कंपनी ने रूल किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, क्या उसका फर्स्ट नेम था। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं क्राउन, जो चला था 1858 से लेके 1947 तक। इसमें पढ़ने वाले जो एक्ट हैं वो हैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट एक्ट 1919। ठीक है, इनके वैसे नाम दूसरे हैं। ठीक है, साइमन कमीशन 1927, कम्युनल अवार्ड 1932, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और लास्ट हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उम्मीद करता हूँ आपको नोट्स पसंद आए होंगे, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और देखिए, ये नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी ही टेलीग्राम पे। अगर आपको चाहिए तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जिनको ये नोट्स चाहिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1858 से। तो 1858 में एक एक्ट आया था जिसे कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया। जब कंपनी रूल खत्म हो चुका तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो इस पर एक घोषणा पत्र जारी किया था जो वहाँ की महारानी थी लंदन की, कि अब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंद हो चुकी है। अब जो राज होगा वो क्राउन रूल, क्वीन का राज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या चेंजेस आया इसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था, मगर अब उसको भी चेंज कर दिया और वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट लेकर आए। ठीक है, तो गवर्नर जनरल अब कहलाएगा वायसराय ऑफ इंडिया। अब जो कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वायसराय कौन थे और किस तरीके से क्या किया इन्होंने, इसके बारे में भी आगे स्टोरी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, एक नई चीज और इसमें ऐड कर दी। एक नई पोस्ट थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी इंडिया के अंदर, वो भी इसमें ऐड कर दी गई। तो एक नई पोस्ट अब से स्टार्ट हो चुकी है जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके अंडर आने लगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर आने लगी। सारे के सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से जो राइट्स थे वो भी किसके अंडर आ गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा वाइसराय है उसके अंडर अब इतनी चीजें नहीं रही जितनी चीजें पहले थी। तो वो सभी चीजें पहले कर रहा था मगर अब ऐसा नहीं था। अब इसी एक्ट के अंदर हमें एक नई चीज और प्राप्त हुई जिसको कहते हैं 1860 के अंदर फर्स्ट इंडियन बजट अनाउंस किया था जेम्स विलियमसन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनकम टैक्स स्टार्टेड इस साल हुआ था। और ये फादर ऑफ इनकम टैक्स किसको कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग, जो इस समय के वाइसराय थे। उन्होंने ही क्या किया था, इस बजट को अनाउंस करने में हेल्प की थी और बजट को बताया था कि भाई इनकम टैक्स जो आएगा, बजट आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो इनकम टैक्स भी उसमें इंक्लूड कराया था लॉर्ड कैनिंग। यहाँ तक बात समझ आई। तो यहाँ तक ये सब चीजें पॉइंट हुई थी इस एक्ट में 1858 में। अब इसके बाद एक और एक्ट आता है जिसका नाम है 1861, जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। सबसे पहला कि अब भारत के अंदर लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा जो तीन इंडियंस थे वो नॉमिनेटेड हुए थे। किस लिए नॉमिनेटेड हुए थे, जो काउंसिल्स वगैरह बनाई गई थी, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी उसके लिए, जिसमें कौन कौन थे, बंगाल थे, नॉर्थन वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविजन था, पंजाब था, ये सभी के सभी थे। इनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक नई चीज और आई थी कि ऑर्डिनेंस पावर। कि ऑर्डिनेंस पावर क्या है, हम जानते हैं कि हमारा लॉ मेकिंग जो होता है वो संसद से बनता है, ये हमें पता है। हमारी संसद दो हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं। जब अपर हाउस एंड लोअर हाउस में सेशन स्टार्ट होते हैं तो एक्ट और लॉ बनते हैं, लेकिन लॉ बनाने का तरीका बिल के द्वारा पेश किया जाता है। बिल पास होता है तब जाके लॉ बनते हैं।
और वो दोनों सदन जब तक पास नहीं कर देते तब तक नहीं बनते, और साथ में राष्ट्रपति भी क्या करता है, उन पे साइन करता है और अंतिम परमिशन देता है, तब जाके क्या बनता है, लॉ बनता है। लेकिन पार्लियामेंट में कोई भी सेशन नहीं चल रहा हो, जब कोई भी सेशन नहीं चल रहा है तो क्या अर्जेंट बेस पर लॉ बनाना पड़ जाए, तो तब राष्ट्रपति क्या करता है, ऑर्डिनेंस पास करता है। तो सेम यही पावर जो दी थी ये वाइसराय को दे दी थी। ये सेम पावर जो थी ऑर्डिनेंस की जो पावर थी, ये पावर किसको दे दी थी, वाइसराय को। जो आज हमारे प्रेसिडेंट के साथ है, वही पावर किसके पास थी, वाइसराय के पास थी उस समय। साथ में इस समय पे एक और चीज कर दिया था कि डिसेंट्रलाइजेशन, अब पावर डिवाइड कर दी थी। पहले एक व्यक्ति के हाथ में पावर थी, मगर अब पावर क्या थी, धीरे 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 डिवाइड होती चली जा रही थी। ठीक है। अब इसके बाद एक नई चीज और हुई, हमारे देश के अंदर कांग्रेस आया। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना आपको पता है कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। और इस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड डक्टन। और इसके फाउंडर कौन थे, एओ। ठीक है। और ये वर्ड कांग्रेस का मतलब था कि ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स पर्सन। ठीक है। ये बनाया किसी और वजह पे था, मगर ये जाके आगे हमारे इंडियंस के ही काम आया, और बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था, प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसके बारे में हम हिस्ट्री में दोबारा से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से। सिर्फ अभी इतना याद रख लो कि ये जो पॉइंट्स है ये आपके काम आ सकते हैं इस पॉलिटी के अंदर। ठीक है। अब अगली बात आती है 1892 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना हुई। अब ये एक्ट क्या कहता है, इस एक्ट में क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या चीजें हुई। तो पहली बार इलेक्शन वर्ड का यूज किया गया। इससे पहले कोई इलेक्शन नहीं होता था, अंग्रेज अपने राज करते थे, कोई इलेक्शन यूज वर्ड का यूज इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है। और इंडियन काउंसिल में भी कोई मेंबर्स नहीं थे। मेंबर्स तो आ गए थे, मगर साथ में क्या था, डिबेट नहीं कर सकते थे बजट पे। मगर इस एक्ट के बाद अब वो डिबेट कर सकते हैं, मगर उनके पास वोटिंग राइट अभी भी नहीं था। ये ध्यान रखना कि वोटिंग राइट नहीं था, डिबेट कर लो भाई, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। सभी को पता है कि इसके बाद एक वाइसराय बन के आया था लॉर्ड कर्जन, जो भारत के इतिहास में सबसे बदनाम वाइसराय था, क्योंकि इसने देखा भारत में बंगाल के अंदर नेशनलिज्म की भावना थी। वहां पर लोग नेशनलिज्म बहुत ज्यादा मतलब करते थे, तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो इसने देखा कि बंगाल में हिंदू भी और मुस्लिम भी हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं और भाईचारे के साथ काम कर रहे हैं, और उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना भी है। ये सब चीजें होने के बाद, ठीक है, वो सब समझ रहे थे कि हम भारतीय हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके बीच में आपसी मेल जोल बढ़ता जा रहा था। जब लॉर्ड कर्जन ने ये देखा, तो सब उसके सोच में ये था कि भाई मैं अब क्या कर दूं कि डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाऊं, क्योंकि अगर मैं किसी तरीके से इनको डिवाइड एंड रूल कर दूंगा तो शायद मेरे पास एक ऐसा सोर्स होगा कि जिसकी वजह से ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है। अगर ये एक जैसे मिल गए तो समझ लेना कि फिर अंग्रेजों का खात्मा होने वाला है। ये सबने सोचा था। तो इसी वजह से 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है। अब ये कैसे हुआ था पार्टीशन, क्या क्या चीजें पॉइंट थी, ये आपको हिस्ट्री में जानकारी बस इतना पता होना चाहिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और क्यों हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसके बाद 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनाएगी। जब मुस्लिम लीग को भड़का दिया गया था लॉर्ड कर्जन ने, तो यह मुस्लिम्स और हिंदू अलग अलग हो गए थे पार्टीशन में। तो अब मुस्लिम्स को भी तो कुछ ऐसी लीग बनानी पड़ती थी, क्योंकि हिंदुओं के पास तो क्या था, हिंदुओं के पास तो अपनी कांग्रेस थी। अगर मुस्लिम लीग के पास कुछ नहीं था, तो मुस्लिम्स के पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने भी क्या किया, एक मुस्लिम लीग की स्थापना की ढाका के अंदर 1906 में। और इसके बाद एक और काम हो गया 1907 के अंदर, कांग्रेस भी विभाजित हो गई। मुस्लिम लीग तो बनी बनी और कांग्रेस भी एक दूसरे से डिवाइड हो गई, स्प्लिट हो गई। स्प्लिट हो गई क्यों, गरम दल और नरम दल में बंटवारा हो गया। अब इतना हो गया। अब इसके बाद इतना सब होने के बाद भी क्या किया, एक रिफॉर्म आया जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है। अब इस रिफॉर्म में क्या था कि इसमें पहली बात तो इसके जो नाम थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो जो था वाइसराय के नाम से बनाया गया था। इसमें क्या किया गया, अब पार्टीशन हो चुका था। पार्टीशन होने के, अब मैंने ये जो पॉइंट बताए हैं पार्टीशन के, ये रीजन ये बताए हैं क्योंकि आगे जाके जो मुस्लिम्स थे ना, उनको अलग से सेपरेट इलेक्शन डिवीजन दे दिया था और एक स्पेशल वोट भी दे दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई यहाँ पर विभाजन हो चुका है, चिंगारी लग चुकी है, ये पूरे देश में होना चाहिए।
तो इसकी वजह से मुस्लिम्स को क्या किया, एक स्पेशल मतदान राइट कह सकते हैं कि स्पेशल राइट दे दिया गया, जो जो अब भारतीय मुसलमान होंगे वो एक ही जगह 2 वोट देंगे। फर्स्ट वोट कंपलसरी थी कि मुस्लिम कैंडिडेट को देंगे क्योंकि उनका अलग निर्वाचन मंडल था, और दूसरी ओर वोट जिसके योग्य हो उसे दे दे। तो भारतीय राजनीति में मुसलमान की स्थिति को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंटो रिफॉर्म को भेजा गया, और यही वो घिनौना काम था जो अंग्रेजों का अभी तक हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। मगर अब वो पॉलिटिकल भी लड़ रहे हैं, वैसे तो लड़ ही रहे थे, पार्टीशन हो गया था, अब उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल भी लड़ने लगे, राजनीतिक तौर पे भी लड़ने लगे, आमने सामने आ गए हिंदू मुस्लिम। इसलिए गांधी जी ने कहा था पार्लियामेंटो सुधार ने ही भारत का सर्वनाश किया, क्योंकि गांधी जी ने देखा था इस एक्ट के बाद हिंदू मुस्लिम में फूट डलनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि भाई इलेक्शन डिवीजन हो चुका था, वोट अलग अलग डलने लगी थी, सेपरेट इलेक्ट्रोट मिल गया था, और लॉर्ड मिंटो साहब जो थे वो इसके मेन हकदार थे। तो इस वजह पे चीजें खराब होनी स्टार्ट हो गई थी। ये कुछ नहीं है, बस एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें वायसराय और गवर्नर जो थे उस स्टेट के वो उसका पार्ट थे, तो ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। अब आता है 1919, 10 साल के बाद एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मोंटेग्यू चैम्फर्ड रिफॉर्म हमारे सामने आ गया था। अब ये क्या था, ये वही ये नाम के बेसिस पे था, मगर इसमें क्या हुआ, इसमें एक बार दोबारा से ड्यूल गवर्नमेंट्स, मैंने बताया था पहले भी कि 2 बार जो कर लेते हैं, जो 2 बार टैक्स लेते हैं, वो दोबारा से अप्लाई हो गया। पहले हुआ था 1765 से लेके 1772 तक, ठीक है। अब दोबारा से 1919 में और 1935 तक आ गया। अब डबल टैक्स सिस्टम फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जो सैलरीज थी वो दोबारा से, अब क्या हुआ, पहले सैलरी क्या थी, अंग्रेजों के रिवेन्यू से आती थी, फिर बीच में भारत के रिवेन्यू से आने लगी। अब दोबारा से अंग्रेजों ने क्या किया, दोबारा से अपने ऑफिसर्स को अपने ही इनकम से, मतलब अपने ही रिवेन्यू से, यहाँ पर रिवेन्यू है, रिवेन्यू से क्या हुआ, उनको सैलरी भी देने लगे, ठीक है। ये चीज थी। इसके बाद क्या हुआ, अब जो था कि इलेक्शंस जो थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, जो भी प्रेसिडेंट बनता, वाइस प्रेसिडेंट बनता, लोअर हाउस जो भी बनता, तो ये सब इलेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट इलेक्शंस हुए उस समय पे, रिप्लेस कर दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो क्या थी अपर हाउस लोअर हाउस थे उन सबको, और मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो थे हाउस के वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाने लगे थे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो फर्स्ट टाइम इस एक्ट में एक काम अच्छा हुआ कि फर्स्ट टाइम वुमेन्स भी क्या गए, उनको भी अधिकार दिया गया वोटिंग का। साथ में एक और काम हुआ कि 3 में से 6 जो थे वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल जो बनाई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सबको पता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो वो क्या थे, उसमें से 6 में से 3 व्यक्ति वहां पे थे, मगर चीफ कमांडर कभी भी नहीं हो सकते थे इंडिया, ये ध्यान रखना था, ठीक है। आगे जाकर क्या हुआ, एक ली कमीशन आया, ठीक है, ली कमीशन की स्थापना हुई 1926 के अंदर। फिर इसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ, मतलब सिखों को अलग अधिकार मिलने लगे, क्रिश्चियंस को अलग, एंग्लो इंडियंस को अलग, तो ये सब चीजें हुई। अब इसके बाद एक बार दोबारा से सुधार के लिए 1927 के अंदर एक कमीशन आया जिसको कहा गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, भारत ने साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि भारत का कहना था इस कमीशन में कम से कम एक तो भारतीय मेंबर होने चाहिए, कुछ तो भारतीय मेंबर होने चाहिए, क्योंकि हमें कैसे विश्वास करें कि साइमन कमीशन जो भी रिपोर्ट बनाकर भेजेगा वो पूरी तरीके से ठीक होगी। और अंग्रेज ने एक ना सुनी, बिना भारतीय सदस्यों के भारत भेज दिया ये कमीशन, और इसमें जो 7 के 7 मेंबर्स थे, 7 के 7 मेंबर्स थे, वो क्या थे, अंग्रेज थे। तो ये ध्यान रखना कि 7 मेंबर्स थे। सबमिट इसकी रिपोर्ट 1930 में हुई, सभी मेंबर्स क्या थे, ब्रिटिश थे, सभी कमीशन ने इसको बाइकआउट किया, ठीक है। ये रिकमेंडेशन आया था सम चेंजेस, कुछ चेंजेस करने के लिए इंडिया के अंदर, मगर बाद में जाके 1935 के अंदर चेंजेस हुए, ठीक है। आगे जो इलेक्टोरेट था वो सेम मिलने लगा, डायरेक्सी को अब खत्म कर दिया गया, ठीक है, ड्यूल गवर्नमेंट्स को अब खत्म कर दिया गया। फेडरेशन जो थी ब्रिटिश इंडिया की वो चलती रही, यहाँ पर इसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, क्योंकि कमीशन को वापस भेज दिया गया था। अब कमीशन वापस चला गया तो रिफॉर्म एक्ट बन ही नहीं पाया, रिफॉर्म एक्ट बन नहीं पाया तो क्या होगा, किस तरीके से काम चलेगा, तो इसके लिए क्या की गई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी, ठीक है।
आगे इसको व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि सफेद लोग ही इसमें काम थे, मगर तीन व्यक्ति ऐसे कहते, व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। इसमें तीन व्यक्ति ऐसे, तीन पार्टी ऐसी थी जो इसका फेवर भी कर रही थी, जो थे बी आर अम्बेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी के पार्टी और मोहम्मद शफी ग्रुप। ये सब थे जो मुस्लिम लीग थी, वो सभी के सभी इसका सपोर्ट कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, सपोर्ट तो करना ही था, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट थी, तो इस वजह पे ये चीज हुई, ठीक है। अब ये बात होने के बाद क्या हुआ, एक रिपोर्ट तैयार की गई। जब रिपोर्ट साइमन कमीशन की मानी नहीं गई, तो नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट तैयार की गई, नेहरू रिपोर्ट के नाम से तैयार की गई। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी, वैसे तो बहुत सारी डिटेल में है, मगर ये एक तरीके की ऐसी शर्त थी जिसको कहा गया था कि मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की करने को कहा गया था उनको, ठीक है, वहाँ के उस समय के वायसराय ने, कि आप एक रिपोर्ट बनाइए, अपने हिसाब से सब कुछ बताइए कि क्या क्या आप चाहते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, हम एक बैठक करेंगे। मगर उन्होंने एक शर्त रखी कि इसमें सभी के सभी लोग जो हैं वो साइन कर दे इस पे। उन्हें पता था कि सब लोग साइन करेंगे नहीं, क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं वो साइन करने वाले नहीं, तो ये रिपोर्ट किसी न किसी तरीके से ऐसे ही खराब जानी है। तो ये सब रिपोर्ट में बताया गया। उसके बाद 1931 में कराची सेशन हुआ। कराची सेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट बने वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस सेशन के बारे में क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स की जो परमिशन थी वो कांग्रेस ने दी थी, मतलब कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट की जो मांग थी उसकी स्वीकृति दे दी थी कांग्रेस ने, कि भाई ठीक है, हमको फंडामेंटल राइट जो बनाए गए हैं, जो बनाए जाएंगे वो इस तरीके से बनाए जाएंगे, इसमें बताया गया, ठीक है। अब आगे की कहानी, कम्युनल अवार्ड्स ये क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि ताकि ये स्कीम होती है माइनॉरिटीज को, जो अल्पसंख्यकों व्यक्तिज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उन माइनॉरिटीज को कुछ अधिकार मिल सके, ठीक है। और ये क्या था कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, मुस्लिम्स को, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, सबको, ठीक है। और एससी वगैरह के बारे में भला करने के लिए भी सोचा गया, ठीक है। और इसके लिए गांधी जी ने फास्ट भी किया था जब वो जेल में थे। और इसी बेस पर एक एक्ट भी हुआ था, पूना एक्ट, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच में, यहाँ पे लिखा है कांग्रेस और डेप्रेस्ड क्लास, मगर यहाँ पर ध्यान रखना है ये गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, कि गांधी जी समर्थन करेंगे और बी आर अम्बेडकर तो थे ही, ठीक है। आगे चीज क्या हुई कि हिंदुओं को भी जॉइंट इलेक्टेड किया जाए, कुछ सीट रिजर्व की जाए एससी एसटी के लिए, ठीक है, वो सब चीजें इसमें बताई गई, ठीक है। अब आता है जो मेन एक्ट आता है वो 1935। 80% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा इसी एक्ट में बना है, इसी एक्ट से बनाया गया है, ये ध्यान रखो। इसमें जो ड्यूअल गवर्नमेंट्स थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, पहले भी खत्म हो गए थे मगर डायरेक्ट ही खत्म करनी थी, मगर और ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट्स थी सेंटर में अप्लाई कर दी गई थी, सेंटर के लोग थे उनके लिए अप्लाई कर दी थी। यहाँ पर एक और चीज है कि रिजर्व बैंक इंडिया पहली बार स्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। अब आता है लास्ट एक्ट जो आता है 1947। इसमें क्या हुआ, इसमें एस्टेब्लिशमेंट हुई दो इंडिपेंडेंट डोमेन, इंडिया और पाकिस्तान। सबसे पहले क्या हुआ, इंडिपेंडेंस एक्ट आया और इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी गई, ठीक है। इसके बाद इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में भी बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दोबारा से इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके और अच्छे से चीजें करेंगे, ठीक है। आगे जाके फ्रीडम फ्रॉम बोथ डोमेन टू सक्सीड द कॉमनवेल्थ, ठीक है, पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी को खत्म कर दिया गया। बस इतना ही सब चीज किया गई थी इसके अंदर, क्राउन रूल के अंदर। तो क्राउन रूल में ये सभी एक्ट हैं और इस तरीके से चीजें बताई गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को लिख लेना। किस तरीके से क्या कहानी थी मैंने आपको बताई है, ये सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर देना। देखिए वीडियो जो है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों तरीके के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, दोनों तरीके के स्टूडेंट्स अपने नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स की पीडीएफ भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो ये सभी चीज़ें देखकर आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।